जरूर पढ़ें। एसेंशियल हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पाथ 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1 हमारे ट्रेडिंग एसेंशियल वीडियोस हैं जो YouTube पे फ्रीली अवेलेबल हैं। आगे बढ़ने से पहले वो YouTube वीडियोस देखना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अगर अभी तक आपने वो YouTube वीडियोस नहीं देखे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो वीडियोस ज़रूर देख लें। ये वीडियोस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। ट्रेडिंग एसेंशियल्स वीडियोस देखने के बाद आप हमारे स्टेप 2 परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन बेसिक कंसेप्ट्स के लिए प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसमें हम आपको बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे। स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद आप स्टेप 3 पे बढ़ सकते हैं, जिसको हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन एडवांस कहते हैं। इसमें आप एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे और हफ्ते में सिमुलेशंस 3 बार होगा। तो आइए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बेसिक पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम टर्मिनोलॉजीज, प्राइस मूव क्यों करता है इसके बारे में, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, नौसिखिए क्या मिस्टेक्स करते हैं और हमको क्या करना चाहिए इसके बारे में समझेंगे। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर्स अपना डिसीजन 2 तरीके से ले सकते हैं। एक को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं और दूसरे को टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में लोग कंपनी की हेल्थ, कंपनी का मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी अच्छा है या बुरा है, और उसके बेसिस पे वो अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में लोग चार्ट्स को, जिसमें वो ज़्यादातर प्राइस और वॉल्यूम्स को यूज़ करके अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। सिंपल टर्म्स में फंडामेंटल एनालिसिस ये सिखाता है कि अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से कोई कंपनी स्ट्रांग है तो हमें उसे खरीदना चाहिए, और अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से कोई कंपनी वीक है तो उसको बेचना चाहिए। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस हमको ये सिखाता है कि जो ट्रेंड होता है आपका फ्रेंड होता है, इसलिए अगर आपका ट्रेंड अप है आपको हमेशा खरीदना चाहिए, और अगर आपका ट्रेंड डाउन है तो आपको हमेशा बेचना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये पे ट्रेड हो रहा है और वो 100 रुपये से 110, 120, 130 ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इस ट्रेंड को हम टेक्निकल एनालिसिस में अप ट्रेंड बोलते हैं, और क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस हायर और हायर जा रहा है, जिससे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनी अपना बिजनेस अच्छा कर रही होगी। क्योंकि ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसलिए टेक्निकल एनालिस्ट इस कंपनी को खरीदना चाहेगा, और क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस बढ़ता भी जा रहा है, जिससे फंडामेंटल एनालिस्ट अगर इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग कंपनी एनालाइज करता है तो उसको खरीदना चाहेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस कंपनी का प्राइस 100 रुपये से 90, 90 से 80, 80 से 70 नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो टेक्निकल एनालिसिस इसको एज अ डाउन ट्रेंड देख के इस कंपनी को बेचना चाहेगा, और फंडामेंटल एनालिस्ट भी यही सोचेगा क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक नीचे जा रहा है, इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से हमको इसको खरीदना नहीं चाहिए, हमको इसे बेचना चाहिए। तो जब किसी कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा होता है, टेक्निकल एनालिस्ट उसको अप ट्रेंड देख के हमेशा खरीदना चाहते हैं, और क्योंकि इस कंपनी का भाव ऊपर और ऊपर जा रहा है, मतलब कि ये कंपनी स्ट्रांग हो सकती है, फंडामेंटल एनालिस्ट भी उसको खरीदना चाहता है। तीसरा, जो लोग अभी इस कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो ग्रीड की वजह से भी इसमें पार्टिसिपेशन करने आ सकते हैं और वो भी इस कंपनी को खरीदना चाहेंगे। ऐसे ही अगर किसी कंपनी का प्राइस नीचे जा रहा है, टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ये डाउन ट्रेंड होगा, जिस वजह से वो इस कंपनी को बेचना चाहेगा। क्योंकि कंपनी का प्राइस नीचे जा रहा है, एक फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए ये कंपनी वीक कंपनी भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो उसको बेचना चाहेगा, और क्योंकि इसका भाव नीचे जा रहा है तो फियर की वजह से भी काफ़ी लोग इसको बेचना शुरू कर सकते हैं। आइए ट्रेडिंग से हटके एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि एप्पल iPhone 7 256 GB अभी मार्केट प्राइस 70,000 है। अगर ये फ़ोन आपको 65,000 या 60,000 या 55,000 या 50,000 में मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको ये फ़ोन चीपर प्राइस में मिलेगा तो आप इसको ज़रूर खरीदना चाहेंगे। मगर अगर आप इसको एज अ टेक्निकल एनालिस्ट एनालाइज करते हैं, क्योंकि भाव नीचे जा रहा है आप उसको डाउन ट्रेंड बोल के हमेशा बेचते हैं, और क्योंकि इसका भाव कम होता जा रहा है, फंडामेंटल एनालिस्ट उसको वीक कंपनी देख के हमेशा बेचना चाहता है। जबकि रियल लाइफ में सस्ता भाव होने पे हम बेचते नहीं हैं, सस्ता भाव होने पे हम हमेशा खरीदते हैं। ऐसे ही अगर इस फ़ोन का भाव 70 से 75, 80, 85, 90 हज़ार तक जाना शुरू हो जाता है तो आप क्या करना चाहेंगे?
मुझे पूरा यकीन है कि आप बोलेंगे कि इस एक्सपेंसिव भाव पे आप इसको बेचना चाहेंगे, बट अगर आप इसको एज अ टेक्निकल एनालिस्ट देखते हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है तो टेक्निकल एनालिस्ट अप ट्रेंड पे इसको खरीदना चाहेंगे और फंडामेंटल एनालिस्ट भी इस कंपनी को और स्ट्रांग होते हुए देख के खरीदना चाहेंगे। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं तो हमको रियल लाइफ में जो लॉजिकली करना चाहिए हम वो नहीं करते, बल्कि उसका उल्टा करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों आपको महंगे भाव पे खरीदना सिखाता है और सस्ते भाव पे बेचना, जो कि करेक्ट नहीं है। आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस करा होगा कि जैसे ही आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, आपके खरीदते ही वो स्टॉक नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप वो 70,000 का फ़ोन 90,000 में खरीद रहे थे, क्योंकि आप एक फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से या किसी टेक्निकल एनालिसिस की वजह से उसको खरीद रहे थे, और जब आप उसको महंगे प्राइस पे खरीद रहे थे, किसी ने आपको महंगे प्राइस पे बेचा, जिसके बाद उसका भाव नीचे जाना शुरू हो गया। ऐसे ही आपके साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ होगा कि जैसे ही आप कोई स्टॉक बेचते हैं, आपके बेचने के बाद वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप उस स्टॉक को डाउन ट्रेंड में सस्ता बेच रहे थे या फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से वीक कंपनी देख के सस्ता बेच रहे थे और किसी ने आपसे वो सस्ते प्राइस पे खरीदा, जिसके बाद वो स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपको करना सिखाता है, हम वो नहीं करेंगे, बजाय हम उसका उल्टा करेंगे। जिसका मतलब ये कि जब भी प्राइस सस्ता होगा हम खरीदेंगे और जब भी प्राइस महंगा होगा हम बेचेंगे। हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। हर एक चीज़ पे हम आपको एक लॉजिक देंगे, लॉजिक के बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशन और उसके बाद उसकी सिमुलेशंस होंगी। लॉजिक आपको तर्क समझाएगा, ऑप्टिमाइजेशन से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकेंगे और सिमुलेशन से हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो हमने लॉजिक और ऑप्टिमाइजेशन में सीखा उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं। हमारे सिमुलेशन रूम में जो कुछ होगा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होगा, इसलिए हम डिफरेंट कैटेगरीज को अब डिमांड और सप्लाई से कंपेयर करेंगे। जब भी कोई चीज़ डिमांड पे होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका भाव महंगा होगा। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाव महंगा होगा तो हमारा ट्रेड एक्शन ये होना चाहिए कि हम उसको अभी खरीद लें ताकि महंगा होने पे हम उसको महंगा बेच सकें। ऐसे ही अगर कोई चीज़ सप्लाई पे है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका भाव अब सस्ता हो जाएगा, मतलब कि अभी का भाव सबसे महंगा भाव है जिस पे हम उसको बेच सकते हैं। इसलिए सप्लाई पे हम हमेशा बेचते हैं। क्योंकि हम डिमांड पे पहले खरीद के बाद में बेचेंगे, ऐसा पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, और सप्लाई पे हम पहले बेच के बाद में खरीदेंगे, ऐसी पोजीशन को हम शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। अगर आपने हमारी ट्रेडिंग एसेंशियल वीडियोस देखी है तो आप लॉन्ग और शॉर्ट को अच्छी तरह समझते होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ यहीं पे रुक के पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए। जब भी आप कुछ खरीदना चाहेंगे तो आप उसको महंगे भाव पे खरीदना चाहेंगे या सस्ते पे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जवाब होगा सस्ता, और बिजनेस टर्मिनोलॉजी में सस्ते भाव को हम होलसेल प्राइस बोलते हैं। ऐसे ही जब आप बेचना चाहेंगे, क्योंकि हम हमेशा महंगे भाव पे बेचना चाहेंगे, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में महंगे भाव को रिटेल प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे होलसेल और रिटेल का क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं है। होलसेल का मतलब है सस्ता भाव और रिटेल का मतलब है महंगा भाव। टर्निंग पॉइंट समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये ग्रीन एरिया एक चार्ट पे डिमांड जोन है, मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अगर उस डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो प्राइस चार्ट पे एक बॉटम क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से प्राइस चार्ट पे ये एक सप्लाई जोन है और प्राइस अब इस सप्लाई जोन में आ रहा है, जैसे ही प्राइस इस सप्लाई में आएगा, क्योंकि सप्लाई की वजह से प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाएगा, इस चार्ट पे हमारे को एक टॉप मिलेगा। मतलब कि हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो डिमांड और सप्लाई पे क्रिएट हो सकते हैं। डिमांड पे हमेशा बॉटम्स होंगे और सप्लाई पे हमेशा टॉप्स। क्योंकि डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर जाने की वजह से इमोशन ऑफ ग्रीड क्रिएट हो सकता है, और ऐसे ही सप्लाई से प्राइस नीचे जाता है जो फियर का इमोशन क्रिएट करता है। डिमांड की वजह से क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा, और जब भी प्राइस ऊपर जाता है कैंडल का कलर ग्रीन रहता है, और जब भी प्राइस नीचे जाता है कैंडल का कलर रेड होता है।
आइए समझते हैं कि प्राइस मूव क्यों करता है। मान लेते हैं कि 4 बायर्स ABC स्टॉक को 250 रुपये पे खरीदना चाहते हैं, मतलब कि 250 रुपये पे 400 शेयर्स खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, मगर खरीदने के लिए उनको सेलर्स भी चाहिए। तो 2 सेलर्स आते हैं जो कहते हैं कि हम 250 रुपये पे 50 शेयर बेचने को तैयार हैं। इस समय क्या होगा कि ये 2 जो सेलर्स हैं वो एक बायर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसका नेट रिजल्ट ये रहेगा कि हमारे पास अभी भी 250 रुपये पे 300 शेयर्स खरीदने के लिए ऑर्डर है, मगर हमारे पास इस प्राइस पे अभी कोई सेलर नहीं है। अगर अब आप इसको लॉजिकली समझेंगे, जो लोग 250 रुपये पे बेचना चाहते थे उन्होंने पहले ही बेच दिया, तो अगला जो सेलर होगा वो 250 रुपये से ऊपर ही होगा। इसलिए अगर ये बायर्स अभी भी खरीदना चाहते हैं, इनको अपना भाव बढ़ाना पड़ेगा और महंगा खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको चार्ट पे ग्रीन कलर की कैंडल दिखेगी। इससे हमें ये समझ आता है कि जब भी प्राइस मूव करता है उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, और वो रीज़न ये है कि बायर और सेलर में से या तो बायर ज़ीरो हो गए हैं या सेलर ज़ीरो हो गए हैं। अगर सेलर ज़ीरो होंगे तो भाव ऊपर जाएगा। ऐसे ही अगर 250 रुपये पे हमारे पास 4 सेलर्स हैं जो 100 शेयर ईच बेचना चाहते हैं, मतलब कि 250 रुपये पे 400 शेयर्स बेचने के लिए। अब इन शेयर्स को बेचने के लिए कोई खरीदार भी होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि 2 बायर्स आते हैं जो 50 शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हैं। तो अब क्या होगा कि एक सेलर इन 2 बायर्स को अब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पास अभी भी 3 सेलर बच जाएंगे और खरीदने की तरफ हमारे पास कोई बायर नहीं है। तो अगर आप इसको फिर लॉजिकली समझेंगे, जो लोग 250 रुपये पे खरीदना चाहते थे उन्होंने पहले ही खरीद लिया, मतलब कि अगला बायर जो होगा वो 250 रुपये से नीचे ही होगा, 250 के ऊपर नहीं होगा, जिसका मतलब ये है कि अब इन सेलर्स को सस्ते भाव पे बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिजल्ट होगा कि एक रेड कलर की कैंडल आपको चार्ट पे दिखेगी। तो अगर किसी प्राइस पे बायर और सेलर में से कोई एक ज़ीरो हो जाता है, उसकी वजह से प्राइस मूव करता है। अगर बायर ज़ीरो हो जाते हैं तो प्राइस नीचे जाएगा, और अगर सेलर ज़ीरो हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा। इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ आता है कि प्राइस ऊपर मूव तभी करता है जब किसी लेवल पे हमारा डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है, और प्राइस नीचे तभी मूव करता है जब किसी लेवल पे हमारा सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होता है। क्योंकि अब हम ये समझते हैं कि भाव सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से मूव करता है, हम डिमांड और सप्लाई को अपना परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं ये समझते हैं। मान लेते हैं कि हम एक स्टॉक का प्राइस एक्शन देख रहे हैं और वो स्टॉक अभी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो एकदम से नीचे जाना शुरू हो जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये प्राइस नीचे क्यों गया? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि जब भी प्राइस ऊपर या नीचे जाता है उसका रीज़न डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस होता है। तो इस एरिया में जो इम्बैलेंस था उसको आप डिमांड बोलेंगे या सप्लाई? मुझे यकीन है कि आपका आंसर इस क्वेश्चन का सप्लाई होगा, क्योंकि भाव नीचे गया, इसका मतलब इस एरिया में ज़्यादा सप्लाई था जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ गए। तो अब इस एरिया को हम 2 लाइन से मार्क कर सकते हैं और इस एरिया को हम सप्लाई जोन बोल सकते हैं। ऐसे ही भाव नीचे आने के बाद फिर एक रेंज में ट्रेड होता है और थोड़ी देर ट्रेड होने के बाद एकदम से ऊपर जाना शुरू कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइस ऊपर क्यों गया? क्योंकि हमको मालूम है कि जब भी सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस होता है तभी प्राइस मूव करता है। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में कुछ इम्बैलेंस था, और उस इम्बैलेंस को आप डिमांड या सप्लाई में से क्या बोलना चाहेंगे? और मेरे को ये यकीन है कि आप उसको डिमांड बोलेंगे, क्योंकि डिमांड की वजह से ही भाव ऊपर जाता है। तो अब हम इस एरिया को, जहाँ पे चार्ट ने हमको ये प्रूफ करा कि डिमांड ज़्यादा था, उसको 2 लाइन से कवर करके उसको हम डिमांड जोन बोल सकते हैं। तो ऐसा करने से हमने चार्ट पे डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब सवाल ये होता है कि इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे नौसिखिए क्या कर रहे होंगे? जब प्राइस इस सप्लाई जोन में है, ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, मतलब कोई खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। बट अगर हम ये सोचें कि यहाँ पे कौन खरीदेगा, यहाँ पे वही लोग खरीदेंगे जो अप ट्रेंड में खरीदते हैं, यहाँ पे वही लोग खरीदेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को खरीदते हैं, और वो लोग नौसिखिए ही हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स नहीं। ऐसे ही अगर प्राइस नीचे डिमांड जोन में जाता है और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो इसका मतलब कोई खरीद और बेच रहा है।
बट सवाल ये है कि यहाँ पे कौन बेच रहा होगा। यहाँ पे वही लोग बेच रहे होंगे जो डाउन ट्रेंड में बेचते हैं या फिर एक फंडामेंटली वीक कंपनी को बेचते हैं, जिसका मतलब ये कि ये लोग नौसिखिए हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि नौसिखिए कौन सी मिस्टेक करते हैं जब वो ट्रेडिंग करते हैं। नौसिखियों की 2 बाइंग मिस्टेक्स ये रहती हैं। पहली, वो हमेशा प्राइस की रैली होने के बाद ही खरीदते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो अप ट्रेंड में खरीदते हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को खरीदते हैं या फिर वो ग्रीड के कारण खरीद रहे हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे कि कोई प्राइस ऊपर जाने के बाद अभी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो बायर एक नॉविस बायर होगा। ऐसे ही अगर हम ये समझना चाहें कि नौसिखिए सेलिंग मिस्टेक क्या करते हैं, तो उनका मिस्टेक ये रहेगा कि वो हमेशा प्राइस नीचे आने के बाद ही बेचते हैं क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में बेचना चाहते हैं और फंडामेंटली वीक कंपनी को बेचना चाहते हैं। और तीसरा रीज़न इसका फियर भी हो सकता है। और जब कोई यहाँ पे बेच रहा होगा, उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेडर एक नौसिखिया हो सकता है। क्योंकि अब हम इन नौसिखियों की 2 मिस्टेक्स समझते हैं, तो हमारा एक्शन क्या रहना चाहिए। जैसे ही हम देखते हैं कि प्राइस हमारे डिमांड जोन पे आया, मतलब कि अब कोई सस्ते भाव पे बेच रहा होगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भाव ऊपर जाएगा, तो उस नौसिखिए सेलर से हमको खरीदना चाहिए। अगर हमारे खरीदने के बाद भाव ऊपर जाता है तो आप उस ट्रेड पे प्रॉफिट करेंगे, मगर अगर वो भाव नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हमारे को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ही जब प्राइस सप्लाई जोन में ऊपर आता है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ से भाव नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए यहाँ पे हम उस नौसिखिए को बेचेंगे जो महंगे प्राइस पे खरीद रहा है। और अगर हमारे बेचने के बाद भाव नीचे जाता है तो इस ट्रेड पे हम पैसा बनाएंगे। अगर भाव ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हमको प्रोटेक्ट करेगा। संक्षेप में, प्राइस कहाँ पे टर्न करता है? प्राइस हमेशा उन लेवल्स पे टर्न करता है जहां डिमांड और सप्लाई आउट ऑफ बैलेंस होता है। और अब हमको रफली मालूम है कि वो डिमांड एंड सप्लाई चार्ट पे कैसा दिख सकता है। जब हम पार्ट 2 पे जाएंगे, हम इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स डे के लिए आप अपने क्वेश्चंस रेडी करके रखें।